थैंक यू वेरी मच। तो ये पर्सनल फाइनेंस क्या कहता है, कैसे समझना है, इसको जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कुछ चीजें हमारे लाइफ में जो बिग डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस होती हैं उसको हम कवर करेंगे। देखते हैं हम क्या 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 सीखने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। ये एक सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। ये मैंने खुद ऑनलाइन कोर्स करके इसको लिया है। आप में से सब लोग इसको ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ऑनलाइन कोर्स है, एनसीएफसी के वेबसाइट पे जाएंगे, ईएलएमएस, मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा क्या स्टेप है। मैं चाहूंगा कि आप लोग, आपके सारे फैमिली मेंबर्स, एटलीस्ट आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो 9th 10th 11th 12th में हैं, इफ एनी वन ऑफ यू आर फ्रॉम कॉलेज, तो कॉलेज के बच्चे जरूर इस 5 घंटे के कोर्स को करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इसको बेसिक ऑफ फाइनेंस आपको समझ में आ जाता है। और ये कोर्स जो है IRDA, PFDA, RBI और सेबी, ये चारों बॉडीज ने मिलकर बनाया है। बहुत अच्छा कोर्स है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आप कोई फाइनेंस के ज्ञाता बन जाएंगे, बट बेसिक्स ऑफ फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लेमैन फॉर डे टू डे लाइफ, वो आपका कवर हो जाता है। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग करें और दूसरों को भी बताएं कि ये एक अच्छा कोर्स है, इसको करना चाहिए ना। सबसे पहले हम लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी हेल्थ। मैं हमेशा कहता हूं पैसे के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा अपने हेल्थ के बारे में। प्लीज अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, और प्लीज अच्छा वॉक करिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, जो कर सकते हैं। कम से कम 40 मिनट, हफ्ते में 5 दिन या एटलीस्ट 4 दिन, 40 मिनट्स एंड 4 डे। ये अगर ये ना हुआ तो समझ लो कि आपने इस हफ्ते में कोई क्राइम कर दिया। अगर ये विजन लेके चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, लंबे समय तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 डेज इन अ वीक एंड 40 मिनट्स। ये एक बेसिक कोशिश तो करना है, 7 दिन हो जाए, कोशिश करना है 1 से 1.5 घंटे हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा वीक आ जाता है आपके पास जब आप ट्रेवलिंग में हैं, इधर हैं उधर हैं, और आप 40 मिनट्स 4 डेज नहीं करते हैं, तो आप उसको मेंशन करें अपने कहीं रिकॉर्ड में कि आपने इस वीक में कुछ क्राइम किया है। अगर आप ये अडॉप्ट कर लेंगे इस पॉलिसी को, तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान रखना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। तो ये एक तरीका है। दूसरा, उसके बाद हेल्थ के बाद नो डाउट वेल्थ आता है, पैसे के बारे में, जिसको आज हम पढ़ेंगे। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, लेकिन अगर रिलेशनशिप सही नहीं है, रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के, पड़ोसियों से, जैसे भी मम्मी पापा से जो भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स को बेटर रखना है। उसमें थोड़ा बहुत कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करें, लेकिन रिलेशनशिप्स इज मोर इम्पोर्टेंट। ये 3 चीजें लाइफ में बहुत जरूरी हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। जनरली मैंने देखा है कुछ जो लोग हेल्थ पे ध्यान देते हैं वो कहीं वेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कोई वेल्थ पे ध्यान देता है वो कहीं हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर देता है, कोई बहुत पैसे के चक्कर में रिलेशनशिप से कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो इस तीनों को जिसने बैलेंस बना लिया, बहुत बहुत पैसा कमा लिया या बहुत बॉडी बिल्डर बन गया, ऐसे नहीं, तीनों के बीच में बैलेंस बना के ठीक ठाक लाइफ निकालती, दैट शुड बी द एम ऑफ योर लाइफ। उसके बाद आपको किसी को लगता है कि हाँ जी आई आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन एंड ऑल दोस थिंग, तो वो अपना उसमें चीजों में लगा है, अलग चीज है। लेकिन ये तीनों के बीच में बैलेंस बनाना लाइफ का एक आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपके लाइफ का एम होना चाहिए, उस पर काम आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा मेरा एटलीस्ट थॉट प्रोसेस यही है। मैं इसी पे थॉट प्रोसेस पे काम करता हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ जी तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट, अब मनी पे जाते हैं, क्योंकि आज हम हेल्थ के बारे में नहीं बात करेंगे और आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम केवल और केवल वेल्थ की बात करेंगे। तो जनरली जब हमारे पास पैसा आता है तो उस पैसे से हम सबसे पहले अपने प्रेजेंट नीड्स को पूरा करते हैं। सब करता है, कोई अपने कपड़े खरीदता है, फूड खरीदता है, बिजली बिल देता है, रेंट देता है, ये हम पहला काम करते हैं और विच इज रिक्वायर्ड, वही करना भी चाहिए।
उसके बाद जैसे ही पैसा आता है तो हम अपने प्रेजेंट लग्जरीज पे ध्यान देते हैं। लग्जरीज मीन्स हम आईफोन खरीदते हैं, हम अच्छी सी बाइक खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, मे बी हम 50-25 हजार का 30 हजार का ब्लेजर खरीद लेते हैं, मे बी ऐसे पता चलता है 20 हजार के शूज खरीदते हैं। जो भी आपकी लग्जरीज हैं आप उस पर घूमने चले जाते हैं, शिमला मनाली यूरोप जो भी आपका मन करता है, यू गो टू दैट, यू शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्रेजेंट नीड टू प्रेजेंट लग्जरीज। आफ्टर मीटिंग योर प्रेजेंट लग्जरीज, उसके बाद जनरली हम लाइफ में फ्यूचर लग्जरीज पर लग जाते हैं। फ्यूचर लग्जरीज का मतलब होता है बच्चों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, बच्चों के लिए फ्लैट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, प्लॉट्स खरीदना शुरू कर देते हैं कि हमारे अगली जनरेशन को काम आएगा। उसके बाद भी जब ये सब कर लेते हैं तो हमें कहीं जाके 50 साल की उम्र में याद आता है हमारी फ्यूचर नीड्स, कि हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, फ्यूचर नीड्स। लेकिन अगर आप इन चारों को ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 को अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। कोई भी फाइनेंस का पर्सन आपसे कभी नहीं कहता कि आप कंजूस बनो। कोई भी फाइनेंस का पर्सन आपसे कभी नहीं करता कि नहीं आप गाड़ी मत खरीदो, आप अच्छा फोन मत खरीदो, आप अच्छे शूज मत पहनो, आप अच्छा ब्लेजर मत पहनो, आप अच्छा घर मत खरीदो, आप वाइफ के साथ घूमने मत जाओ। अगर कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब उसे फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है, ही नहीं नॉलेज। बस आपको इसके सीक्वेंसिंग को चेंज करना है। सीक्वेंसिंग का मतलब प्रेजेंट नीड के बाद आपको अपने फ्यूचर नीड्स पे शिफ्ट होना है। जिस दिन आपको ये लग जाए कि नाउ आई हैव सफिशिएंट मनी टू ऑल ये भी। टेक केयर ऑफ माई फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स मतलब मेरे रिटायरमेंट का अरेंजमेंट हो गया, मुझे अगर फ्यूचर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो आई हैव अरेंज मनी फॉर दैट, मेरे बच्चों की पढ़ाई का हो गया, इफ आई हैव अ डॉटर उसकी शादी वगैरह का हो गया। इफ यू हैव दैट मनी, यू हैव मेड अरेंजमेंट फॉर दैट, देन यू शुड सर्टेनली बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर प्रेजेंट लग्जरीज। और पक्का करना चाहिए। गलती बस आदमी यही करता है कि वो अपनी अपनी चीजों को सिक्वेंसिंग में कहीं गलती कर देता है। और वो सिक्वेंसिंग को फॉलो करना जो है ये सबसे बड़ी आ, बहुत बड़ी फाइनेंस का रूल है कि आपको प्रेजेंट नीड के बाद अपने फ्यूचर नीड्स को फॉलो करो। जिस दिन हो जाए देन यू शिफ्ट टू योर प्रेजेंट लग्जरीज। खूब एंजॉय करो, बच्चों के लिए पैसे सेव करके कुछ नहीं होगा। बच्चों को जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, एंड व्हेन आपने उनको पढ़ा लिखा दिया देन दे विल मेक केयर टेक केयर ऑफ देयर फ्यूचर। हाँ फिर भी आपके पास पैसा बच जाता है, मान लो आफ्टर डूइंग योर लग्जरीज एंड ऑल बच जाता है तो क्या करोगे, अपने बच्चों को दोगे, एंड यू शुड बी गिविंग दैट, दैट इज। बट प्लीज डू नॉट मिक्स एंड मैच कि हाँ जी 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 पे चले गए। प्लीज डू नॉट डू दैट। Now I am shifting towards one major concept of personal finance, which is inflation. अगर आप बेसिक 6-6.5% के इन्फ्लेशन को ध्यान रखें अपने मन में, तो एक चीज ध्यान रखें कि अगर आज आज इज द बेस ईयर, आपके घर को चलाने का खर्चा 50,000 है, 50,000, और आप लाइफ स्टेटस वाइज जो इन्फ्लेशन होता है, लाइफस्टाइल जो इन्फ्लेशन होता है उसको छोड़ दें, केवल वही इन्फ्लेशन दें जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है। देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, वन इज इकोनॉमी इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो रही है। सेकंड इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, नहीं जी साइकिल पे चलता था अब तो मैं साइकिल पे नहीं चल सकता, मैं थोड़ा सा अब तो कम से कम बाइक चाहिए, जो बाइक पे चलता था उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो जो मारुति की गाड़ी से चलता था उसको क्रेटा चाहिए, जो क्रेटा से चलता था उसको ऑडी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को छोड़ दें अगर, इफ यू थिंक ओनली ऑफ इकोनॉमी इन्फ्लेशन, तो आज अगर आपके घर का खर्चा 50,000 है तो आफ्टर 20 ईयर दैट मीन्स इन 2044 आपको उसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो आज की है आपको मोर देन 3 टाइम्स पैसा चाहिए, यानी 50,000 की जगह 1,60,000 रुपीज चाहिए। अब देखिए,
और अगर इसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जोड़ देंगे कि आपकी नीड्स और बढ़ गई, कुछ और चीजें चाहिए लाइफ की, तब तो वो कितना होगा, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो आपके ऊपर है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज टोटली अपॉन यू। बट सिंपल इन्फ्लेशन को अगर आप जोड़ते हैं, टू मेंटेन द करेंट सिचुएशन यू नीड मोर देन 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और वो आप रख देते हैं अपने सेविंग अकाउंट में या अपने घर पर, आप उसे ठीक से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है कि आपका जो पैसा है वो 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 20 साल के बाद 33,000 के आसपास, 31,000 के आसपास हो जाएगी। यानी आज जो चीज आप 31,000 रुपए में खरीद सकते हैं, 20 साल के बाद वही चीज खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। मीन्स आपका खर्चा तो 3 गुना होगा और आपका पैसा 1/3 होगा। आपका जो आज पैसा आपके पास है वो 1/3 हो जाएगा। तो नाउ सी कि व्हाट इज द डिफरेंस, कितना बड़ा गैप बन रहा है व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट के बीच में। उस दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है जिसको आपको सोचना चाहिए। और ये कोई डराना नहीं है। हम लोग कॉमर्स के लोग हैं, कॉमर्स में ऑलवेज कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, आपको प्लान किया जाता है, प्लान किया जाता है, प्लानिंग करना चाहिए हमेशा फ्यूचर की। जो प्लानिंग नहीं करता वो दिक्कत होता है। जैसे मैं आपको अभी एक नई पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। आज के पास जो लोग कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हैं, नई नई जॉब लगती है, तो फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीद लेते हैं, फॉरेन टूर पे जाते हैं, उनसे पूछो कि जी थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए सेव करो, तो उनकी पहली लाइन आती है, क्या करना है, कल का किसने देखा है, कल को कोई कोरोना वरोना आ गया, मर मरा गए, क्या होगा। ऐसे तरह के थॉट आते हैं और एकदम गलत नहीं है वो, मैं उनको गलत नहीं मानता। बस आपको देखना है कि क्या ये आप अपने कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं या सचमुच में आप ऐसा मानते हैं। एक्चुअल में जो ये बोल रहा होता है वो ऐसा मानता नहीं है, बस वो अपने कन्वीनियंस के लिए बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसी पर्सन के घर में एक 4 साल का बच्चा होता है और वो बैठ के मोबाइल पे डोरेमोन देख रहा होता है, सिंह चैंग देख रहा होता है, और मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ लो। तो बच्चा कहता है मम्मा क्यों पढ़ लो, बेटा कल को आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सोचो अगर वो 4 साल का बच्चा आपसे ये कह दे कि कल का किसने देख रहा है, कल को मरमरा गए, कोरोना वरोना आ गया, आज मुझे खेलने दो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप 4 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हिज लाइफ स्टाइल शुड बी इन सच ए डायरेक्शन कि वो फ्यूचर के बारे में देखे कि आज के 20 साल बाद क्या होगा, आज के 20 साल बाद वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसके लिए प्लानिंग वो करना शुरू करता है 4 साल की उम्र में। लेकिन जब आप 25 साल के होते हैं, 26 साल के होते हैं और आपको जॉब मिलती है, तो आप अगले 20 साल की प्लानिंग करना होता है, तो कहते हैं 20 साल का किसने देखा है। ये इतना बड़ा, मतलब अपने आप से धोखा है ना, कि आप सोच नहीं सकते। 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जो आपके घर में है, उसके लिए आप अगले 20 साल के बाद का सोचते हो कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, और 20 साल का प्लान करते हो, 20 साल उसके इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जब आप जॉब में आते हो तो फिर कहते हो जी 20 साल का किसने देखा है। यही हमारा खुद से धोखा है, इसे कहते हैं हम अपने कन्वीनियंस को ध्यान रखते हैं, एक्चुअल में उस कन्वीनियंस की वजह से हमसे सारी गलती हो जाती है। प्लीज, अगर आप 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगले 20 साल का रोड मैप तैयार करके आज से पढ़ना शुरू करे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप 25 साल या 26 साल या 27 साल में जब आपका जॉब लगी है, तो नाउ यू आर इनटू दैट चाइल्ड एज ऑफ योर अर्निंग। पहला, अब नाउ यू हैव टू थिंक फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तभी आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से पैसे को कमा पाओगे, बचा पाओगे। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। लाइफ में हमारी ये 2 फेजेस हैं। एक आपको कलरफुल लाइफ दिख रही होगी और एक आपको ब्लैक। ये जो कलरफुल लाइफ है ये वो लाइफ है जब आप अर्निंग करते हैं, और ये जो ब्लैक लाइफ है ये वो लाइफ है जब आप चाहते भी हैं कि आप अर्निंग करें। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 20 दिन पहले
मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक सेशन के लिए गया हुआ था। वहाँ पे एक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे विद्वान, जिनको मैं 20 साल से जानता हूँ, आए हुए थे। वो रिटायर हो चुके हैं। आज वो स्कूलों में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बस अपने बच्चों को पढ़ाने दो, और कोई पढ़ाने नहीं देता। वो विद्वान है। तो आप जब 60 साल, 62 साल, 65 साल के हो जाएंगे, तब आप काम चाहेंगे भी तो आपको काम नहीं मिलेगा। कोई देगा नहीं। आप मजदूरी करना चाहेंगे तो कोई मजदूरी भी नहीं देगा, कहेगा नहीं जी, आपके शरीर में ताकत नहीं है। आप जॉब मांगेंगे तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। इसीलिए ये जो कलरफुल लाइफ है, इसको आप अच्छे से एंजॉय करें। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है, जो ब्लैक है, इसके लिए प्रिपरेशन करें। जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करें उस लाइफ के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, हम 60 साल में रिटायर होते थे। जनरली इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 साल, 65 साल, 70 साल होती थी, मर जाते थे। आज लोग मतलब नॉर्मल 80 साल तो नॉर्मल आदमी जी रहे हैं। और हमारे आप हम लोग, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, कम से कम 100 साल जिएंगे। तो जब इतना जीना है रिटायरमेंट के बाद 40 साल, तो उस 40 साल को कैसे जिएंगे? मॉनेटरी वे में भी, मॉनेटरी वे में भी, और इमोशनल वे में भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो इमोशनल सपोर्ट मिलने लगता है। बुआ भी आएगी, मासी भी आएगी, फूफा भी आएगा, बेटा भी आएगा, सब आएंगे आपके पास। पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं, कोई आपके पास नहीं आएगा, माने चाहे ना माने। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे मनी की हैंडलिंग में 4 स्टेजेस आते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, मनी के हैंडलिंग में 4 स्टेजेस आते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हम इस 4 स्टेज में 2 स्टेज जो है, इनकम और सेविंग में, कोई दिक्कत हमें नहीं आती। इंडियंस जो है, जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से कमाना है, कमाना है, कमाना में रखते। और जो लोग आप लोग सेशन कर रहे हैं, सबके सब कमा रहे हैं। कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा हम कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, बट इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो आप लोग, कोई टॉप 1% में होगा, कोई टॉप 2% में होगा, नहीं तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग टॉप 10% ऑफ इंडियंस में होंगे। अगर आप 50,000 भी महीने का कमा रहे हैं, तो टॉप 10% ऑफ इंडिया की जो है, उसमें आप हैं। अब इंडिया के लोग सेविंग भी ठीक ठाक करते हैं। इफ यू कंपेयर इट विद द एवरेज सेविंग ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड, तो हम लोग करीब 30% के आसपास सेविंग करते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो कि, तो सेविंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? एक्सपेंडिचर में और इन्वेस्टमेंट में। जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। फिजूल, आपको, आप अपने घर में केवल आज बैठो अपने हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, और देखो कि पिछले 1 साल में आपने जो खर्चे किए, उसमें क्या आपने कितने का फिजूल खर्ची की है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर घर में कम से कम 10 से 12% आप फिजूल खर्ची कर देते हैं। ऐसी चीजें खरीद ली जिनको कभी यूज ही नहीं किया। ऐसी चीजें खरीद ली जो, मतलब, चाहिए ही नहीं थी, शायद किसी और से काम चल जाता। मतलब आप देखेंगे फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। और ऐसी चीजें खरीदी जो कि शायद, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि हाँ जी, मेरे पास 5 सीटर गाड़ी है, क्या खरीदना है जी? 7 सीटर खरीदना है। क्यों खरीदना है? अगर मम्मी पापा आ जाते हैं तो जाने में दिक्कत होती है। 5 सीटर गाड़ी को 5 लाख में बेचा, 7 सीटर गाड़ी को 12 लाख में खरीदा, 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। मम्मी पापा के कब आते हैं? 2 साल पहले आए थे। कब, अगर ये कब आने वाले उसका पता नहीं। अरे मम्मी पापा जब अगर 2 साल में या 3 साल में एक बार आते हैं, तो बेटर है कि अगर 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो उस समय आप 10,000, 20,000 दे के आराम से बुकिंग करके मंगाइए। एक ड्राइवर भी साथ में आएगा, आपको सल्यूट भी करेगा। और आपको केवल ये जो 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए ना, उसके इंटरेस्ट में आपको घुमा के भी लाएगा। लेकिन हम ये कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते। हमने 7 सीटर गाड़ी क्यों खरीदी? क्योंकि अगर मम्मी पापा आए। मैंने ऐसा देखा, गुड़गांव में 3 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे, 4 बेडरूम में आ गए। क्यों जी? मम्मी पापा आ जाते हैं तो दिक्कत होती है? नहीं, मम्मी पापा भी, अगर मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं और मेरे वाइफ के मम्मी पापा आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो मैंने पूछा, ऐसा सिचुएशन कब होता है कि दोनों के आ गए? पहले तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन लाइफ में कभी 1 बार या 2 बार या 3 बार आने वाला है, तो उस केस में बेटर होगा कि आप एक 7 स्टार होटल में उनके लिए घर, एक बढ़िया सा कमरा लेके उनको रखें। दे विल बी फीलिंग मोर हैप्पी। और आपका पैसा भी बचेगा, उस पैसे को आप बहुत अच्छे से यूज करें।
तो प्लीज थोड़ा सा रैशनल डिसीजन लेंगे लाइफ में तो खुश रहेंगे। ऐसे ही केवल इमेजिनरी कि हाँ जी ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, एक बच्चा है, आज शादी हो जाएगी, उनको एक कमरा चाहिए, हस्बैंड वाइफ को एक कमरा चाहिए, अगर उनकी मम्मी आ गई तो, और उनके पापा, अरे ऐसे सिचुएशन कब आने वाले हैं? उनको ऐसे इतनी प्लानिंग ना करके अपने, वही है वेस्टेज का एक तरीका है, आदत है, बस कर रहे हैं लोग, ठीक है पैसा है क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली आपको जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से 50% के आसपास, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सब लोग टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, ये मेरी पहला एजम्पशन है व्हेन आई एम टेकिंग दिस क्लास। 1 लाख रुपए से 2 लाख या 50,000 से 2 लाख के ब्रैकेट में आप लोग आने वाले हैं ये मेरे। तो जनरली अगर आप 50,000 वाले हैं तो आपका 50 की जगह 60% 70% खर्चा होगा। अगर आप 2 लाख वाले हैं तो आपका 50,000 खर्च 50% खर्चा होगा। तो जनरली आपकी नेसेसिटीज पे, क्योंकि आप जितना आपकी इनकम लेवल बढ़ती जाती है आपकी नेसेसिटीज भी उसी तरह से चेंज हो जाती हैं, आप उसी तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगते हैं। तो जनरली 50% आपका नेसेसिटीज पे खर्चा होता है। 20% के आसपास आपको लग्जरीज पे खर्चा करना चाहिए, लेजर एक्टिविटीज पे खर्चा करना चाहिए, मूवी देखने गए, बच्चों के साथ घूमने गए, और करना चाहिए एकदम, आई एम सपोर्टिंग दिस, ये आपको करना चाहिए। बट 30% कम से कम आपको अपनी इनकम में से सेव करना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम में से 30% सेव नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के समय आए, चाहे आपको रिटायरमेंट के समय आए, चाहे कहीं ना कहीं फंक्शंस वगैरह करते समय घर के आए, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। कम से कम आपको 30% ऑफ योर इनकम कोशिश करना चाहिए सेव करने का। हो सकता है पहली सैलरी दूसरी सैलरी में आप ना कर पाए शुरू शुरू में, लेकिन आदत बनानी चाहिए कि 30% आपको एवरेज आपको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको अब जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगे इसलिए मैंने इसका वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, अमाउंट हटा दिए हैं। ये मेरे घर का खुद का बजट है। मेरी वाइफ ये जो मंथली बजट है आज उन्होंने मुझे बना के दे दिया, इसका टोटल करके वो मुझे हर महीने के एंड में दे देती हैं कि फरवरी में मेरा इतना का खर्चा है जी, इतना पैसा मुझे दो, और वो पैसा मैं कल उनको दे दूंगा। इसी तरह कुछ क्वार्टरली खर्चे होते हैं, कुछ एनुअल खर्चे होते हैं, कुछ कंटीजेंसीज भी होती हैं। हम लोग इस तरह का बजट जरूर बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी किसी दिन पार्क से आती है और कहती है पापा पार्क में मेरे फ्रेंड के पास ये था मुझे भी चाहिए। मैं उसे कभी मना नहीं करता कि बेटा आपको ये नहीं मिलेगा, बस मैं ये कहता हूँ बेटा इस बार के बजट में तो नहीं है, अगली बार के बजट में मम्मी के पास लिखवा दो, अगली बार देखेंगे। 1 महीना होता है तब तक मेरी बेटी भूल चुकी होती है उसको याद ही नहीं होता। उसी तरह हम शिमला घूमने जा रहे हैं, अगर हम शिमला घूमने जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि हमने गए और घूम के आए और पैसा खर्च करके आए और इतना खर्च हो गया, नहीं। हम अगर शिमला घूमने जा रहे हैं तो हम बजट बना के जाते हैं कि हाँ जी हमारा 50,000 खर्च करना है, इसमें से इतने होटल का हो गया, इतना ट्रेवलिंग का हो गया, ये बच गया शॉपिंग के लिए, फूड वगैरह के लिए, उतने में तो हमारा। इवन अभी 23rd को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो बर्थडे से पहले हमने एक बजट बनाया कि हाँ जी बर्थडे में ये हमारा 10,000 का बजट है। अब इसमें से कितने का उसको ड्रेस आएगा, कितने का केक आएगा, कितने के बलून्स आएंगे, कितने के रिटर्न गिफ्ट्स आएंगे, कितने के बाकी फ्रेंड्स के खिलाने पिलाने की चीजें आएंगी, वो हमने डिसाइड किया। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो ड्रेस खरीद लेते हैं, चलो केक खरीद लेते हैं, चलो अब चलो ये 20,000 खर्च हो, नहीं। आपको बजट पहले बनाना है हर इवेंट का। आपको एनिवर्सरी पता है साल में एक बार आनी है, बर्थडे एक बार आनी है, दिवाली एक बार आनी है, जैसा यदि दिवाली आया जी, कभी रोहड़ी खरीद रहे, कभी फूल खरीद रहे, कभी दिए खरीद रहे, खरीदते जा रहे, बाद में दिवाली के बाद और ये इस महीने में इतना खर्च हो गया। प्लीज इस चीज को अपने हैबिट से हटा दीजिए। आपको पता है अगले महीने में कौन सा इवेंट आने वाला है, आपको पता है अच्छी तरह कि आपके बर्थडे कब आने वाला है, आपकी एनिवर्सरी कब आने वाली है। कुछ कंटीजेंसी लाइफ में होती है, हाँ कब बुखार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वो नहीं पता होता, ठीक है, दैट कैन बी पुट इन टू द कंटीजेंसीज। कुछ पैसा आपने रखा हुआ कंटीजेंसी से, उसे आप खर्च कर, लेकिन कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे घर में 5,000 रुपए की सब्जी का खर्चा है तो हमें देखना पड़ता है, हम देखते हैं पक्का कि हाँ जी लास्ट वीक में जाके 1,000 रुपए या 1,200 रुपए 800 रुपए पर्चा, ऐसा ना हो कि फर्स्ट वीक में ही हमने इतना खर्च कर दिया कि हाँ तब हो गया। आपको इस तरह से अगर आप बजट बनाएंगे, मोदी जी कंट्री का बजट बनाते हैं,
हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का बजट बनाता है, हर कंपनी का हेड अपने कंपनी का बनाता है। आप स्कूल टीचर हैं तो आपके स्कूल का बजट जरूर बनता होगा साल के शुरू में। लेकिन जब घर की बजट आती है तो एक्चुअल में हम आलस करते हैं, होता कुछ नहीं, हम आलस करते कहते हैं पता नहीं कौन सा खर्चा आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं होता। आप प्लान तो करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई तो करिए। क्या होगा, कई सम टाइम यू विल मीट योर बजट, सम टाइम यू विल नॉट मीट योर बजट। हो सकता है कभी ज्यादा खर्च हो जाए, कुछ बात, लेकिन व्हेन यू विल पुट इट इनटू द हैबिट, जब ये आपका हैबिट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर का जो खर्च है वो एक फिक्स खर्च हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने अगले करके देख लीजिए। फरवरी शुरू हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने कर लीजिए। आप देखेंगे आपका खर्च जो है अपने आप घर का खर्च 10% कम हो जाए, अपने आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितने लोगों को मैंने बताया, जिसने फॉलो किया, उसका 10% मंथली एक्सपेंडिचर अपने आप खर्च कम हो गया। मतलब उसमें कोई वो प्लान ही नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि अगर न्यूज़पेपर में कोई बिग फ्राइडे धमाका आया तो आप कुछ भी जाके खरीद नहीं देते। आपको जरूरत है, आपके बजट में है, आपको खरीदना है, सर्दियां आ रही हैं या सर्दियां जा रही हैं, अगले साल के लिए खरीदना है सेल में, तो आपके बजट में है जी, हाँ जी ठीक है, 2 ब्लेजर खरीद के रखने हैं अगले साल। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर बजट। ये नहीं कि हाँ जी सेल लगी है चलो खरीद लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज, ये मैं आपको अपने घर का बजट बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ खर्च होता है। मैंने आपको इसलिए लाइव दिखा दिया। हम लोग इसके सामने अमाउंट लिखते हैं हर महीने में, और हम लोग अकॉर्डिंगली खर्च करते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ चीजें जो आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए रिक्वायर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहला होता है इमरजेंसी फंड। हर इंसान के पास एक बैंक अकाउंट में आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जनरली जो है वो 6 मंथ का जो आपका खर्च है, नॉट इनकम, एक्सपेंडिचर जो 6 महीने, अगले 6 महीने का है, वो आपके पास होना चाहिए। उसका कुछ पोर्शन, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, जैसे सपोज मेरे घर का करीब, घर का खर्च जिसे मैं कहता हूँ, वो करीब 1,50,000 के आसपास है। ठीक है। अब 1,50,000 है तो इसका मतलब ये हो गया 6 महीने का मुझे करीब 9-10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। उसका कुछ पोर्शन 3-4 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग अकाउंट में रख देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, 5-6 लाख रुपए मैंने उसको डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, या आप कोई एफडी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको उसको डाल सकते हैं, छोटे छोटे 2 एफडी करके रख दिए, सो डैट कि अगर तोड़ना पड़े तो कभी एक को तोड़ें, फिर जरूरत पड़े तो दूसरे को तोड़ें, पूरे अमाउंट का एक एफडी ना करें। इस तरह से आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि किस तरह की कौन सी कब इमरजेंसी आ जाएगी। कोरोना जैसी इमरजेंसी को सबने देखा है। जो पैसा अगर ना हो, किस रात को मोदी जी बोल देंगे आज रात 12 बजे से आपके सारे पैसे जो यहाँ पड़े हैं वो सब जब्त, तो पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। और मैं तो कहूंगा कि कम से कम 1 महीने का पैसा कैश के फॉर्म में आपके घर में भी होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रखा हो, 1 महीने का कोशिश करना चाहिए कि आपके घर में पड़ा हो, कभी कुछ किसी भी फॉर्म में पड़ा हो, कहाँ पड़ा हो, बेड में पड़ा हो, सूटकेस में पड़ा हो, आपका हस्बैंड वाइफ को वो करके उतना पैसा जरूर अपने पास रखना चाहिए इंसान। दिस इज ऑल अबाउट इमरजेंसी फंड। आई एम मूविंग टू मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल देता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देता तो अर्लीस्ट एज में लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितनी कम एज में लेंगे उतनी आपके पास बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अर्लीस्ट एज में, जितने अर्ली एज में, जैसे ही आपकी जॉब लगे, कोशिश तो ये करना चाहिए तुरंत आप अपना एक मेडिक्लेम जरूर करवा लें। कितने का करवाएं, ये पर्सन टू पर्सन, सिटी टू सिटी डिफर करता है, लेकिन मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता देता हूं कि आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, उस सिटी में एक हार्ट सर्जरी कराने का जो खर्च होता है, सपोज मैं गुड़गांव में रहता हूं, गुड़गांव में अगर हार्ट सर्जरी कराया जाए तो करीब 10-12 लाख का खर्च आता है, मैक्स में या आर्टेमिस में कहीं, तो 10-12 लाख रुपए का एक हार्ट सर्जरी का खर्च आता है। तो इतना पैसा जो है आपके पास, इतने का मेडिकल इंश्योरेंस आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हैं तो वहां पे वो 8 लाख हो सकता है, टीयर 6 सिटी में जाते हैं तो 6 लाख हो सकता है, बिकॉज सिटी टू सिटी आपके रूम का खर्चा, आपका सर्जन का खर्चा वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, एक एवरेज ध्यान दीजिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में एक हार्ट सर्जरी कराने का जो खर्च होता है, उतने के आसपास का मेडिक्लेम आपको जरूर कराना चाहिए। अब बात आती है,
अगर आप किसी एजेंट भैया से मिलेंगे तो वो आपसे कम से कम कहेगा जी 50 लाख का कराइए, 1 लाख करोड़ का कराइए, आजकल तो बीमारियां ऐसी ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। वो कहेंगे, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है क्यों? क्योंकि आप जितने का कराएंगे उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, जितना ज्यादा प्रीमियम होगा तो उतना ही ज्यादा उनको कमीशन मिलेगा। वो एंड दे आर राइट, बिकॉज दे हैव टू थिंक अबाउट देयर फैमिली ऑल्सो, दे आर इनटू दैट प्रोफेशन, दे आर राइट। आपको सही डिसीजन लेना है। मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 लाख का कराया था, तो नो क्लेम बोनस जोड़ जोड़ के आज वो 20 लाख का हो गया है। काम खत्म। मैं अपना बता देता हूँ। तो इफ आई एम लिविंग इन गुड़गांव, तो मैं अपना बता रहा हूँ, मे बी इनसफिशिएंट कोई कहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अपने पर्सनल का जो आपका प्रेजेंट कंजम्पशन है और फ्यूचर कंजम्पशन है, दोनों के बीच में तालमेल भी रखना है। ऐसा ना हो कि आपने सोच तो लिया जी मुझे 1 करोड़ की बीमारी हो जाएगी और आज खाने के लिए पैसे ना हो, तो ऐसी गलती ना करें, या 2 साल चला के उस पॉलिसी को आप चला ही ना पाए, ऐसी गलती ना करें। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक एवरेज खर्चा देख रहे हैं हर सर्जरी कराने का। फिर भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी पॉलिसी को 10 लाख का कराया है और वो नो क्लेम बोनस जोड़ के 20 लाख का हो गया है। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब कोरोना आया तो वो लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा दो ज्यादा हो सकता है। तो एक टॉप अप पॉलिसी आती है, टॉप अप पॉलिसी 2,000 3,000 में मिल जाती है। जैसे मैंने 30 लाख रुपए की एक टॉप अप पॉलिसी ली है। टॉप अप पॉलिसी क्या होती है कि अगर मेरा मेडिक्लेम कम पड़ जाता है, अगर मुझे कुछ बीमारी होती है, वो बीमारी का इलाज शुरू होता है, इलाज होने में वो बीमारी से पैसे कम पड़ जाते हैं, तो टॉप अप पॉलिसी का पैसा लिया जाता है। तो जो टॉप अप इंश्योरर हो रहा है उसका रिस्क बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसे पता है कि पहले ये बीमार होगा तो पहले तो वो कंपनी पैसा देगी जिससे इसने मेडिक्लेम कराया है। तो मेडिक्लेम कम पड़ेगा तभी मेरे पास आएगा, तो यानी उसका रिस्क बहुत कम होता है, तो ये प्रीमियम बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। मेरा शायद साल में 2800 या 3200 कुछ ऐसे जाता है 30 लाख का। तो आप भी ऐसे ही करा सकते हैं टॉप अप पॉलिसी। अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने 10 लाख का मेडिकल कराया, वो 20 हो चुका है। 30 लाख का मैंने टॉप अप करा लिया है, तो टोटल 50 लाख का मेरे पास इंश्योर्ड है। फैमिली फ्लोटर प्लान ले लिया है कि यानी फैमिली में कोई भी बीमार हो तो वो मेडिकल यूज हो जाएगा। तो कोशिश आप भी करें फैमिली फ्लोटर प्लान लेने का, जिससे कि आपको वो सस्ता पड़ेगा। किस कंपनी का लें क्या लें वो सब मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं न कोई एजेंट हूँ, न कोई ब्रोकर हूँ, न मैं कुछ बेचता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे आपको पढ़ाना है। मैं एक एकेडमिशियन हूं, तो मेरा काम है आपको सिखाना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास अच्छा अवेलेबिलिटी हो, वो आप देख के ले लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, मेडिकल इंश्योरेंस में आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं होते। तो कभी ऐसा पता चले कि हाँ जी आपके कोई बीमारी है, उसके बाद आप जाके मेडिकल इंश्योरेंस ले लें कि चलो चलो, तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें। अल्टीमेटली वो पैसा आपको उस बीमारी में काम नहीं आएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं टर्म इंश्योरेंस। हर इंसान को जैसे ही वो जॉब ज्वाइन करता है कोशिश करना चाहिए अर्लीस्ट एक टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? अप्रोक्स 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम तो चेंज होती रहेगी। सपोज आपने जॉब ज्वाइन किया केवी में या नवोदय में या कहीं, आपने 60-70 हजार में जॉब ज्वाइन किया, अगले साल वो 75 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी। तो ये आपको पता है कि हाँ जी आज 60 में ज्वाइन किया, 30 साल बाद मैं 3 लाख में पहुंच जाऊंगा, तो एवरेज मेरी जो सैलरी है वो 1 सवा लाख हो रही है। अब 1 सवा लाख अगर मेरी एवरेज सैलरी है तो उसका 15 टाइम्स, पहले तो 1 सवा लाख को इंटू 12 कर देंगे, तो ये करीब करीब 12 लाख या 15 लाख हो जाएगी। 15 लाख का 15 टाइम्स कर देंगे, तो 2 सवा 2 करोड़ की अगर मैं आ, अपना टर्म इंश्योरेंस करा लूँ तो ठीक होगा। यानी 15 टाइम्स ऑफ योर एवरेज एनुअल इनकम अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा। यहाँ पे भी आपको जो एजेंट भैया या ब्रोकर भैया लोग होते हैं, वो आपसे कहेंगे 5 करोड़ का कराओ, 10 करोड़ का कराओ, 20 करोड़ का कराओ। वो आपको पहले बात ध्यान रखना है कि आप ये टर्म इंश्योरेंस कोई फ्यूचर की लग्जरी के लिए नहीं करा रहे कि आप मर जाएंगे तो खूब पैसा मिल जाएगा तो आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, इसके लिए नहीं। आप नीड्स के लिए करा रहे हैं। ध्यान रखना, फ्यूचर के नीड्स के लिए, कि अगर आपको कुछ को हो जाता है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को दिक्कत ना आए। तो आपको 15 टाइम्स सफिशियंट है। उससे ज्यादा अगर आप कराते हैं तो वो पैसे का वेस्टेज है और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका यूज बहुत कम होता है। और अल्टीमेटली वो केवल कंपनी को ही फायदा होता है, कोई फायदा आपको नहीं होता। कोशिश करें, करा रहे हैं तो भगवान से मनाएं कि इसका कभी जरूरत पड़े ही ना। तो इसलिए आप 15 टाइम्स कराएं, अर्ली स्टेज में कराएं। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको उसी पर्सन का टर्म इंश्योरेंस कराना है जिसकी
इनकम डिस्टर्ब होने से, यानी उसकी डेथ होने से आपकी फैमिली को सर्वाइवल में या उनको रनिंग में दिक्कत आए। अगर मान लीजिए आपके घर का मकान है और रेंट पे आ रहा है और रेंट ही आ रहा है केवल आपका, अब उस केस में घर के एक पर्सन के डेथ होने से रेंट आना तो बंद नहीं होगा। तो उस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप एक सर्विंग पर्सन है, आपको सर्विस कर रहे हैं, आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, तो आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, आपकी वाइफ कैसे सर्वाइव करेगी, अगर वो सिचुएशन है तभी आपको टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है। और ये जो दो इंश्योरेंस मैंने आपको बताए कि एक मेडिकल और एक टर्म इंश्योरेंस, इसके सिवा ये जो बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जितने कोई चाइल्ड प्लान, कोई रिटायरमेंट प्लान, कोई पता नहीं क्या क्या प्लान, प्लीज उन सब चक्करों में ना पड़े। वो सब आपको समझ लीजिए कि आपको उतना भी रिटर्न नहीं देते जितना इन्फ्लेशन आपसे ले लेता है। अगर आप 20 साल की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो वो आपको उतना भी रिटर्न नहीं देते जितना आपसे इंश्योरेंस आपका इन्फ्लेशन ले लेता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इनटू अदर फॉर्म, नॉट इनटू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एट ऑल। कभी भी इंश्योरेंस कराते समय किसी भी कंपनी का आप कभी सोचे ना कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट, केवल और केवल प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को अगर एक्सीडेंट हो गया तो मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, नहीं हुआ तो अगले साल फिर कर, उतना ही आपको इंश्योरेंस कराना है। उसके बियॉन्ड इंश्योरेंस नहीं कराना है। आपको इन्वेस्टमेंट के अदर एवेन्यूज हैं, प्लीज नेवर यूज इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो एक सर्विस क्लास का आदमी करता है। जैसे ही ज्वाइन करता है जॉब, किसी के पापा के दोस्त, किसी के पड़ोसी, किसी के मौसी का बेटा कोई आ जाता है आपके पास, और आप 20 साल 25 साल के लिए आप एक कमिटमेंट में बन जाते हैं, जिसको जो आपको एक इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं देता। मैं आपको बता दे रहा हूं, यू टॉक अबाउट एनी पॉलिसी, आप मुझे वो पॉलिसी दिखा देंगे, बता देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी पॉलिसी है ही नहीं जो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। हाँ, वो हो सकती है जो आपका कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा है, तो जब वो शेयर मार्केट में लगा के आपको 25% 30%, एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉलिसी कराने में जनरली जो है पहले साल 30% एजेंट को कमीशन दे दिया जाता है। अब आप सोचिए 30% कमीशन क्या कंपनी अपने पास से देती है? आप 1 लाख रुपए जो पहले साल देते हैं उसमें से 30% कमीशन दे दिया, तो आप ही का पैसा गया, वो आप ही का पैसा जाता है। वो हमेशा ध्यान रखना। सॉरी अगर आप में से कोई इंश्योरेंस का काम करता है तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ये ऐसा ही है। जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम। हमारा काम है अपने आप को एजुकेट होना, हमें जानना, और आपको ये करना चाहिए। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, दूर दराज में, उनको नहीं पता एसआईपी क्या होती है, उनको नहीं पता कि हाँ इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो एक तरह से एक फोर्स्ड वे बन जाता है, उसी बहाने कम से कम कुछ सेव तो करते हैं, तो वो कर ले। लेकिन आप लोग जो लोग एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ना कर। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल में जो सबसे पहला गोल किसी के लाइफ में होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी रिटायरमेंट। जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो हमेशा वो कहता है चाइल्ड एजुकेशन। मैं आपसे बताता हूँ, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेगा, और बच्चा XYZ टॉप स्कूल में पढ़ लेगा। पढ़ा के अच्छे स्कूल में आप कभी इंश्योर नहीं कर सकते कि नहीं बच्चा आपका अच्छी जगह पहुंच जाए। लेकिन इफ यू हैव प्लान्ड योर रिटायरमेंट इन गुड मैनर, तो जब तक आप जीवित हैं तब तक कम से कम आप अपने बच्चे को खिला पाओगे। ये ध्यान रखना हमेशा। आप ये सोचो कि मैं किसी टॉप स्कूल में पढ़ा दूंगा, टॉप कॉलेज में पढ़ा दूंगा तो मेरा बच्चा एकदम टॉप काम कर लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहां आईआईटी वाले, आईएएम वाले, मतलब बिना जॉब के हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दोज आर नॉट गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज नॉट श्योरिटी कि अगर आपने बच्चे को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में भेज दिया, खूब पैसा खर्च कर दिया, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं यहाँ कहीं नहीं कह रहा कि आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटाइज करते समय ध्यान रखना है। प्रायोरिटी शुड बी रिटायरमेंट, एंड सेकंड शुड बी द, मैं जाऊंगा भी उसके ऊपर। आपको रिटायरमेंट में एक चीज ध्यान रखना है, इट शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल।
आपको करीब आपकी एवरेज एनुअल इनकम के 20 टाइम्स का, सपोज आप जब जॉब ज्वाइन करते हो 60-70 हजार में, रिटायर होते हो 2 लाख में, एवरेज इनकम करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख होती है आपकी, ठीक है। या मैं कहता हूँ 50 हजार में ज्वाइन करते हो, 1 लाख में रिटायर होते हो, एवरेज इनकम आपकी 70 हजार होती है। तो 70 हजार महीने की हो गई, साल की 8 लाख हो गई। 8 लाख का 20 टाइम्स करीब करीब 1.5-2 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास होता है। इतना पैसा आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए हर इंसान के पास। अगर वो नहीं बन रहा तो प्लीज आप सोचिए, क्योंकि आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की एज है वो बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत लंबी होती जा रही है। जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, अब इसका आप शुक्र मनाएं एक तरफ कि हाँ जी लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारा वेलफेयर स्कीम्स अच्छी हैं जिसकी वजह से हम लोग अच्छा खाना पीना खा रहे हैं हम लोग। लेकिन वो एक तरह से खतरनाक भी है, बिकॉज पोस्ट रिटायरमेंट एज जितनी लंबी होगी उतना ही आपको पैसा उस समय चाहिए। आप अपना बैठ के देखिए, सोचिए। मैं नहीं कह रहा आप सारे, लेकिन कितने लोग अपने माँ बाप को, ड्यू टू यू वॉट एवर द रीजन, आप कहीं बाहर रह रहे होंगे, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं, मैं कितना सपोर्ट कर पाता हूँ। सिंस दे आर पेंशनर, उनको पेंशन आती है, वो बहुत आराम से जीवन जी रहे, बहुत आराम से जीवन जी रहे हैं। मैं साल में 2 बार जाता हूँ, मिल के आ जाता हूँ, हाँ पापा आप कैसे हो, कुछ जरूरत होती है तो मैं ले जाता हूँ, नहीं होती तो शायद उससे ज्यादा वही मुझे दे देते। लेकिन अगर उनके पास ना होता, पता नहीं क्या सिचुएशन होती। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि आपके पास इतना पैसा हो कि रिटायरमेंट के बाद आपको दिक्कत ना हो। जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हैं 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें, जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस, सपोज आपने 2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया, तो 2 करोड़ का 4% यानी 8 लाख, इससे ज्यादा आपको साल में खर्च नहीं करना है, खर्च नहीं करना। 2 करोड़ को जब आप किसी एफडी में या किसी चीज में डाल देंगे, अभी बताऊंगा मैं आगे चल के आपको, तो करीब आपको समझ लो उसके ऊपर 5 लाख, सॉरी, 2 करोड़ का करीब 10 लाख रुपए, आपको 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, इस तरह से आपकी इनकम आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आपने डाला है। उसमें से 4 लाख जो है, जो 8 लाख जो है, क्योंकि आप केवल 4%, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ एफडी में डाल दिया मान लो, तो 7% होता है, तो 2 करोड़ का 7% 14 लाख होता है, टैक्स वैक्स कट के 12 लाख आएगा। लेकिन आपको खर्च कितना करना है? 8। बाकी 6 लाख जो है उसी 2 करोड़ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ती जाएगी। क्यों? एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ऊपर से आप बुजुर्ग होते जाएंगे, आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते जाएंगे, आपको नर्स चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इसलिए 4% से ज्यादा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में से साल में कभी खर्च ना कर। रिटायर होने के बाद 4% आपको खर्च करना है। कभी इमरजेंसी आ गए 4.5 हो गया, कोई बात नहीं, उतना चलता है। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड एजुकेशन, सबसे पहली चीज आपको, आज का चाइल्ड एजुकेशन का मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। बच्चे एनआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईएम्स जा रहे हैं, वीआईटी जा रहे हैं, नरसिंह जा रहे हैं, सिम्बोसिस जा रहे हैं। जनरली अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं चला गया, जो कि बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम बच्चे जा सकते हैं, सारे बच्चे नहीं जा सकते, और सबको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करने का, ठीक ठाक बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीटेक करना है, ठीक ठाक ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का टोटल खर्चा करीब 50 से 60 लाख रुपए आज का खर्च है। आपको दूसरे सिटी में बच्चे को रहना है, उसको पीजी दिलवाना है, उसके आने जाने का खर्चा है, करीब करीब 50 से 60 लाख खर्चा है, अनलेस अनटिल कि आप अपने बगल के किसी डिग्री कॉलेज में बच्चे को डाल देते हैं। या फिर बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि एसआरसीसी निकाल लेता है, 4 हजार में उसका हो जाता है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 5 हजार में उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। अदरवाइज 40-50 लाख का खर्चा है 5 साल का, ये एवरेज बता रहा हूँ। अगर वही बच्चा कहता है नहीं जी मैं तो नीट दूंगा, नहीं निकला जी, प्राइवेट कॉलेज में गया तो 1.5-2 करोड़ होगा, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो आपको इस चीज का प्लान करना है कि आज आपका बच्चा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी बेटी आज 12 साल की है, 50 से 60 लाख का खर्चा आज है, अगर वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो। अब आज वो 7th क्लास में है, 5 साल के बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी, जब वो
ग्रेजुएशन में जाएगी। तो आज से मुझे 60 लाख, उस जो इन्फ्लेशन रेट है एजुकेशन का, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से 2 से 3% ज्यादा होता है। यानी अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 5% का है या 6% का है, तो इन्फ्लेशन रेट इनटू एजुकेशन विल बी 8 और 9%। तो उस 60 लाख को 9% से इंक्रीज करते हुए देख लो कि आज के 5 साल बाद आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। उतने पैसे का अरेंजमेंट आपको करके रखना है, उतने पैसे का अरेंजमेंट आपको बनाना है, उतने पैसे की सेविंग्स आज से आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। एंड इट शुड बी योर प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर योर रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान करने के बाद इसको आपको जरूर करना है। नाउ आई एम मूविंग टू थर्ड, जो कि लोग जनरली आज की जनरेशन फर्स्ट मान लेती है, सबसे पहले घर ही खरीद लेती है। प्लीज ऐसी गलती ना करें। मैं आपको एक सीक्वेंसिंग बता रहा हूं, हो सकता है मैं बायस्ड हूं, लेकिन मैंने जितनी भी फाइनेंस की बुक्स पढ़ी, जितनी समझी, उनको देख के समझ में आता है कि नहीं जी, आपकी होम शुड बी द थर्ड प्रायोरिटी आफ्टर योर। आपके पास जैसा भी घर है, गांव में है, कहीं भी है, नहीं है तो आप किराए पे हैं, जैसे भी है ठीक है, आप रह लेंगे। लेकिन अगर आपके रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं है, मैंने गुड़गांव में ऐसे सिचुएशन देखी है जिसके पास 10 करोड़ का घर है, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं। अब वो 10 करोड़ का घर तो बेच नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन हो जाती है कि घर 10 करोड़ का है लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं। बहुत दिक्कत सिचुएशन होती है। ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जिस घर को आप खरीद रहे हैं रहने के लिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट का दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि मैं कहाँ खरीदूंगा, कितना बढ़ेगा, क्या करेगा, वो सब चीजें उस पर नहीं सोचना है। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जहां आप सिटी में सेटल हो सकते हैं, जहां आपके 2-4 रिलेटिव रहते हैं, 2-4 जानने वाले रहते हैं, जहां आपके बच्चे पास पढ़ते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। घर खरीदते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो टोटल वेल्थ है एज पर एक्सपेक्टेड, आप एक टीचर हैं, आपको पता है कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं 30 साल नौकरी करूंगा तो मैं 3 करोड़ रुपए कमा लूंगा, ये ठीक है। तो आपकी जो टोटल वेल्थ है, उस टोटल वेल्थ का 20% से ज्यादा आपका कभी भी घर में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कभी बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आएगी, कभी आपके रिटायरमेंट में दिक्कत आएगी, कभी मेडिकल के समय दिक्कत आएगी, कभी आपकी वेलफेयर स्कीम्स में दिक्कत आएगी, कभी आपको घूमने जाना होगा तो क्योंकि आपने घर की ईएमआई इतनी बड़ी हो गई कि आप घूमने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं और कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट देन कोई बात नहीं, आप करिए। मेरा काम जो है वो बताने का है। दूसरी चीज और ध्यान रखना है कि जो आपकी घर खरीद जब भी रहे हैं, उस समय आपकी जो इनकम है, 5 साल की इनकम, सपोज मान लीजिए इस साल आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 12 लाख रुपए आपका 1 साल की इनकम है, तो घर जो आपका पसंद आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जनरली आपके 10 साल के इनकम के आसपास का घर लोगों को पसंद आता है। उसके नीचे का पसंद ही नहीं आता। आप गरीब होंगे तो आपको कच्ची कॉलोनी में पसंद आएगा, आप थोड़ा सा अमीर होंगे तो आपको फ्लैट पसंद आएगा, थोड़ा सा और अमीर होंगे तो आपको विला पसंद आएगा, थोड़ा सा और अमीर होंगे फार्म। तो ऐसे होने लगता है। तो जनरली जो पसंद आपको, आप गौर करना कि जो घर आपको पसंद आया, आप, मैं चाहूंगा कि कोई जरूर जवाब दे। जनरली जो हमारी 10 साल की इनकम होती है, उसके आसपास का घर जो होता है वो हमें पसंद आता है। उसके नीचे का घर हमें जनरली पसंद नहीं आता। क्या मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं? कोई आंसर देना चाहेगा इसमें से? कि जो घर आप खरीदने जाते हैं, विजुअलाइज करिए कि जो आपको पसंद आता है या जो आप लेना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो जनरली आपके 10 साल के इनकम के आसपास का होता है। राइट सर। आप एक दो लोग और बोले, मैं जानना चाहूंगा। ये मेरी स्टडी है, ये मेरी अपनी स्टडी है, आई मे बी रॉन्ग। जी सर, एकदम सही बोल रहे हो सर आप। हाँ, आप विजुअलाइज करके देखो कि आपको जो घर आज पसंद आता है वो जनरली आपका वही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। ये मेरी अपनी स्टडी है, जितनी मैंने लोगों से बातचीत कर करके देखा, तो यही देखा है कि जो आपकी इनकम होती है, जिस इनकम ग्रुप में आप हो, तो लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आपको 5 साल की जो इनकम है, 5-6 साल की जो इनकम है, उसके आसपास के घर अगर आप ले लेते हैं, तो आपको बहुत आराम से, आपको फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं आती। आपको दिक्कतें नहीं आती। आपकी जो ईएमआई है वो आपका 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश करना है। अब अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ जी आज मैं घर खरीद लूं या मैं रेंट पे रहूं, तो दो बातों पे पूर्णतः निर्भर करता है। पहली बात,
क्या आप जिस सिटी में घर खरीदने की सोच रहे हैं, क्या लाइफ लॉन्ग वहां सेटल होना चाहते हैं? क्योंकि मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिए, मैं घर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस सिटी में सेटल होना चाहते हैं तो ही आप घर खरीदें, अदरवाइज ना खरीदें। मैं फिर बता रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, क्या रिटर्न होगा क्या नहीं होगा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि जिस घर में आप रहते हैं, अगर उसकी रेंटल वैल्यू 4% से ज्यादा है तभी उसको खरीदने में फायदा है, अदरवाइज उस पे आप रहें रेंट पे, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप जब चाहेंगे आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप आराम से उस घर को खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा आप बचाएंगे वो पैसा उससे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा जितनी तेजी से प्रॉपर्टी ग्रो करती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जिस घर में मैं अभी रहता हूँ, इस घर की कीमत करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए का घर, अगर इसका रेंट साल का 6 लाख रुपए से ज्यादा हो, 7 लाख 8 लाख हो, तो मुझे इस घर को खरीदना चाहिए। और 6 लाख रुपए से कम है, जैसे मैं आज यहाँ पे करीब करीब 30-35 हजार रुपए रेंट देता हूँ, तो 35 हजार रुपए रेंट देता हूँ, तो मेरा 4 लाख रुपए करीब जाता है, 3.5 लाख रुपए। मेरे को लगता है कि रेंट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि जो भी इसका वैल्यू आज के 10 साल बाद बढ़ के होगा, जो मैं ईएमआई में बचा रहा हूँ उसको मैं एसआईपी में डाल रहा हूँ, शेयर्स में डाल रहा हूँ। आज के 10 साल बाद मुझे लगेगा ये खरीदना है तो ये खरीदूंगा, नहीं तो कोई और खरीदूंगा। मैं चाहूँ तो आज इसको खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, मैं इमोशंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स ज्वाइन किया है, इमोशनल इमोशंस का तो देखिए कोई वैल्यू नहीं होती। इमोशंस को मैं यहाँ पे प्लीज इग्नोर करके चलेंगे, तभी आप इस डिसीजन दे पाएंगे। और जहाँ पे इमोशंस और फाइनेंस को लोग मिक्स कर देते हैं, वहीं पे लाइफ की सारी दिक्कतें आना शुरू होती हैं, सारी दिक्कतें आना शुरू होती हैं। तो प्लीज, व्हेन फाइनेंस की बात करेंगे तो प्योर फाइनेंस की बात करेंगे। आप किसी बैंकर के पास जाके पूछेंगे कि ये जी आपने ब्रांच कब खोली थी, बताएगा 10 साल पहले। कितने में खरीदा था, कहेगा रेंट पे। आप अंबानी जी के किसी कंपनी में जाके देखेंगे, पूछेंगे जी ये कंपनी कब खरीदी थी, इतने साल पहले, कितना रेंट देते हैं, बता देगा। खरीदते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेंटल एप्रिसिएशन क्या होता है। बस इमोशंस होती हैं, नो डाउट। मेरा घर है, दिखावा करना है तो आपकी मर्जी है, मेरे को उस दिखावे में कोई नहीं है, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी मैं एक रेंट के मकान में रहता हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जब चाहूँ मैं अपने लिए घर खरीद सकता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, सब मैंने प्लान कर रखा है। तभी मैंने रिटायरमेंट ले ली, और मैं आराम से कुछ नहीं करता हूँ। तो अगर आपके अंदर ये फाइनेंशियल मेच्योरिटी हो सकती है, बड़ा आसान नहीं है इसको सोचना, क्योंकि मुझे पता है फैमिली प्रेशर इतना होता है, सास का प्रेशर, ससुर का प्रेशर, घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, उसको झेलना आसान नहीं होता। लेकिन क्या आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, मेरा काम है केवल आपको बताना। मैं तो केवल और केवल फाइनेंस की बात यहाँ कर सकता हूँ, इमोशंस के लिए मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ फाइनेंशियल गोल्स पे जाते हैं। सबसे जो मैंने आपको बताया कि आपने रिटायरमेंट के प्लान कर लिया, आपने अपने बच्चों के एजुकेशन की बात कर ली, आपने घर की बात कर ली, उसके बाद आपको कारोबार के बारे में भी सोचना चाहिए जब लोग करते हैं। मैं केवल 2-3 रूल यहाँ बताने के लिए ये मैंने लिख दिया है। बाकी किसी के डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं, किसी को यूरोप टूर गोल हो सकता है, किसी का फार्म हाउस खरीदना गोल हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। ये 3 4 5 बड़े गोल होते हैं, वो मैं आपको केवल कवर कर रहा हूँ। कार खरीदते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। प्लीज जिंदगी में कभी बोरोड मनी से कार ना खरीदें, ये सबसे बड़ा क्राइम है। कोई भी डेप्रिसिएटिंग एसेट अगर आप बोरोड मनी से खरीदते हैं तो इसका मतलब आपको फाइनेंस का बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, उस कंपनी में आपको कार को एक्सपेंडिचर दिखाना है, वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग टू द सर्विस क्लास पीपल। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबके सब सर्विस क्लास के लोग हैं, जहाँ पे आपको कार का एक्सपेंडिचर जो है, आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलता है। आप तो वो मेरा एजम्पशन है। तो कार कभी बोरोड मनी से ना खरीदें, पैसे हैं तो खरीदें। कार जो है, वो कितने पैसे की एक इंसान को कार खरीदनी चाहिए, ये भी एक होता है कि कौन सी वाली कार खरीद। जनरली जो है, आपकी जो 8 महीने की इनकम होती है, उसके अगर आप लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं तो आपको 7-8 लाख रुपए की कार खरीदनी चाहिए। अगर आप 50 हजार रुपये महीने कमाने वाले हैं तो आपको 4-4.5 लाख की कार खरीदनी चाहिए।
अगर आप 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं तो आप जो है 15 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। आपको उसके बियॉन्ड की कार नहीं खरीदनी चाहिए। अदरवाइज अल्टीमेटली जो ऐसी कार खरीद लेता है उसको सर्विस कराने में भी उसको दिक्कत ही आती है। हर सर्विस में वो परेशान होता है और कुछ नहीं होता। एक ऐसा इंसान जिसकी मैं आपको बड़ी स्टडीज करके 5 साल 7 साल लोगों से बात करके तब बता रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जिसकी लाख रुपए महीने की इनकम है और वो अगर 20 लाख वाली कार खरीद लेता है तो उसको जो परेशानियां फाइनेंशियल आती हैं, इवन जब वो सर्विस पे जाता है ना तो अपने सर पे बैठ के आता है। वो सर्विस कराने की कॉस्ट में भी उसको दिक्कत ही आती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से होता है, आपकी बजटिंग उस हिसाब से होती है। कोशिश करें जो आप कार खरीद रहे हैं कम से कम उसे 10 साल 12 साल चलाएं। ऐसा ना करें कि 4 साल में कार बदल दी, ये कर दिया वो कर दिया। दैट इज नॉट फाइनेंशियली गुड डिसीजन, वो नहीं होते। आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें, कार को एक कार लिया तो ठीक है, अपने लाइफ में जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं वहां से लेकर 3 4 कार आप कर सकते हैं 30 साल के सर्विस में। लेकिन 10 साल 12 साल कम से कम कार को जरूर यूज करें अगर आप उसका पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। ये तो आपके गोल्स के बाद इन्वेस्टमेंट, जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसपे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप ध्यान से कभी इनको देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कभी इनको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं बोला। गवर्नमेंट ने हमेशा इनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स बोला। ये क्यों बोला जाता है कि जो लोग सेविंग नहीं करना चाहते, नहीं करना आता, तो चलो पीपीएफ के बहाने, सुकन्या के बहाने, पीएफ के बहाने, किसान विकास पत्र के बहाने किसी तरह थोड़ा थोड़ा सेविंग तो करेंगे एक तरह से। इसलिए इनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहा गया। इनको कभी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं कहा गया। एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट होती नहीं, ये सेविंग होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? सेविंग का मतलब कि जो पैसा आपने बचाया, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा बचाया और उसको बढ़ा भी दिया। यानी आपका आज 1 लाख रुपए है तो कल 1,20,000 हो जाए या 1,10,000 हो जाए तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज 1 लाख रुपए है और कल वो 1 लाख ही रहे तो वो आपकी सेविंग है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए एफडी में डालते हैं, 1 साल के बाद वो 1,07,000 हो जाता है। आपको लगता है कि ये आपका 7,000 बढ़ गया, एक्चुअल में वो बढ़ा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में उतना ही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पैसा वो आज भी 1 लाख ही है। आपका पैसा 1 लाख ही है। आपको बस नॉमिनल सेंस में लग रहा है कि आपका पैसा 1,07,000 हो चुका है, जबकि आपका पैसा 1 लाख ही है। तो 1 लाख का 1 लाख ही रहा। इसलिए ये आपकी सेविंग स्कीम्स है। जो पीएफ में पैसा होता है, जो पीपीएफ में पैसा होता है, जो सुकन्या में पैसा होता है, जनरली 1 आध % थोड़ा बहुत कभी ज्यादा वादा मिल जाता है। अदरवाइज आपको जनरली, आप क्योंकि ये सारे रेट्स जो होते हैं वो सीआरआर एसएलआर से लिंक्ड होते हैं। सीआरआर एसएलआर इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, तो जनरली आपका जो पैसा बढ़ता है या बनता है वो इन्फ्लेशन के आसपास ही होता है, 1 आध % ऊपर नीचे। इसलिए इन स्कीम्स में आप केवल सेव करते हैं। तो डेट में जो भी पैसा है, मैं फिर बता रहा हूं, आपका पैसा, आपका पीएफ में पैसा है, आपका पीपीएफ में पैसा है, आपका सुकन्या में पैसा है, आपका किसान विकास पत्र में पैसा है, आपका एफडी में पैसा है, ये सब आपने सेव किया है। ये सब कुछ भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने पैसा डाल दिया एफडी में, आपको 8% इंटरेस्ट मिल गया और आपका इन्फ्लेशन मान लीजिए 6%। लोगों को लगेगा 2% मिल गया। पहली बात तो उतना आपको टैक्स लग जाएगा। दूसरी बात कि अगर टैक्स बचा भी दिया, मान लो पीपीएफ जैसा चीज है या पीएफ जैसी चीज है, तो पता चलेगा आपको, देखिए कि 2% साल में, इफ यू आर सेटिस्फाइड उस इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए। तो जनरली उसमें पैसा आपका नहीं बढ़ता है। तो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो पहला इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वर्ड ही गलत है इनके लिए, ये सेविंग है। आपका पैसा सेविंग है और नो डाउट इसमें आपका कुछ पैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होना चाहिए। आपको ये इन्फ्लेशन के बराबर देते हैं, कंपल्सरी सेविंग का एक तरीका है। ठीक है, आपका रिस्क इसमें मिनिमम होता है, ना के बराबर होता है, एक तरह से रिस्क नहीं है। इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जनरली इंसान को, जो उसकी एज है। सपोज
अगर मेरी एज 40 ईयर है तो मेरे एज का हाफ कर दो, यानी 20% ऑफ माई वेल्थ आपकी डेट स्कीम्स में इन्वेस्टेड होनी चाहिए। एवरेज रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, फिर ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफर कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने, एक फंडामेंटल रूल ये है कि अगर कोई 50 साल का आदमी है तो उसका 25% के आसपास जो पैसा है वो आपके डेट स्कीम्स में होनी चाहिए। एफडी, पीपीएफ, सुकन्या, किसान विकास पत्र, कहीं भी डाल दो, आपकी मर्जी है, जो आपका डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। किसी के पास बेटी है तो सुकन्या में डाल देगा, किसी के पास बेटी नहीं है तो पीपीएफ खोल लेगा। इस तरह से आप अपना पैसे को डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है वो आपका गोल्ड है। गोल्ड जो है वो आपको इन्फ्लेशन प्लस रिजल्ट देता है। जैसे इंडिया में अगर आप एवरेज देखेंगे तो करीब 8% के आसपास का गोल्ड का, पिछले 50 साल का डेटा उठाएंगे तो गोल्ड का रिटर्न है 8%। लेकिन आपको जो पड़ता है वो पड़ता है 10, 10.5% या 11%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2.5-3% के आसपास हर साल डॉलर अप्रिसिएट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस। तो क्योंकि हमारा सारा गोल्ड इंपोर्ट होके आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में अगर आपने कोई गोल्ड में किसी 25 साल का अगर आप अपने कभी गोल्ड खरीदा हो, उसका सीएजीआर कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको करीब 10.5-11% के आसपास का पड़ता है। क्यों? 8% के आसपास गोल्ड का अप्रिसिएशन हो रहा है, 3-3.5% डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है, तो आपको 11-11.5% मिल जाता है। अच्छा है, अच्छी लिक्विडिटी है, जब चाहो आप खरीद सकते हो, जब चाहो आप इसको बेच सकते हो। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कितना होना चाहिए? फिर वही बात है कि आपकी जो एज है, अगर आप 30 साल के हैं तो 15% के आसपास, अगर आप 50 साल के हैं तो 25% के आसपास, अगर आप 60 साल के हैं तो 30% के आसपास आपका गोल्ड में होना चाहिए। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा टूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। बेस्ट टूल क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड होते हैं। कोई एजेंट भैया आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे कमीशन नहीं होता। ये आपको गोल्ड का अप्रिसिएशन देते हैं, 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं, साल में 4 बार आते हैं, 8 साल का लॉक इन होता है। आज के गोल्ड के रेट पे आपको मिल जाते हैं, 8 साल बाद के लॉक इन गोल्ड के रेट पे आप इसको बेच देते हैं। बहुत अच्छा। सबसे मतलब मुझसे कोई पूछे कि हाँ जी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आने वाले हैं अभी फरवरी में, प्लीज आप लोग उसको देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट होती है, क्या हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी जो है, अगर आप गूगल पे, अभी आपके सामने गूगल है तो लिख देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी, तो करीब करीब 10.5-11% के आसपास वो भी देती है, गोल्ड के इक्वल ही देती है। अब आप में से कोई लोग ऐसा होगा जो कहेगा मैंने 3 साल पहले खरीदा था, वो डबल हो गया और ट्रिपल हो गया। लेकिन मैं आपको ऐसे 50 केस बता दूंगा जिसने नोएडा में, गुड़गांव में फ्लैट खरीदे और बिल्डर ने आज तक दिया ही नहीं। तो प्लीज इंडिविजुअल, कौन सा स्टॉक शेयर भाग जाएगा और कौन सा शेयर डूब जाएगा, उसी तरह प्रॉपर्टी भी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी के सामने से कोई आपका ग्रोथ हो गया वो अलग बात है, लेकिन एवरेज देखेंगे तो आपको करीब करीब 10.5-11% का सीएजीआर आपको प्रॉपर्टी देती है। और कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 25 साल 50 साल पहले खरीदी है, 50 साल, तो आप देख लेंगे ऐसा ही कुछ रिटर्न आपको मिलेगा, एवरेज। दूसरी चीज बता रहा हूं, प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएशन अगर करना है आपको, अगर कोई ऐसा पैसा है जिस पैसे का आपको अपने जीवन में जरूरत नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई पैसा है जिस पैसे का आपको अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, उसी पैसे को आपको प्रॉपर्टी में डालना चाहिए। ऐसा पैसा जिसका आपको अपने जीवन में जरूरत है, जरूरत है मतलब आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा है, अगर आपको बेटी की शादी करने के लिए पैसा है, ऐसे पैसे को प्रॉपर्टी में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि इसमें लीस्ट लिक्विडिटी होती है, जब आपको जरूरत पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, मानो चाहे ना मानो। मैंने 50 ऐसा केस डाल दिया। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर गुराटी जी, उन्होंने द्वारका में एक फ्लैट खरीदा था, 2016 में अपनी बेटी की शादी करना था उनको, उसी ने खरीदा था कि बेटी की शादी होगी तो मैं उसको बेच दूंगा। बेटी की शादी 2016 में किया, प्रॉपर्टी उनकी जाके 2022 में बिकी। तो इसीलिए ये, मैं नहीं कह रहा प्रॉपर्टी इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसका आपको अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, रख दिया हाँ जी, जब मैं
5 करोड़ का आदमी हो गया, मैं 10 करोड़ का आदमी हो गया, उसके लिए ठीक है। ऐसा पैसा जिस पैसे की आपको जरूरत है लाइफ में, उस पैसे को प्रॉपर्टी में ना फंसाएं। ये मेरा मतलब आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अंदर डिविजिबिलिटी नहीं होती। आपने 2 करोड़ लगा रखा है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपको 2 करोड़ का मकान बेचना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। तो डिविजिबिलिटी नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती। माइग्रेशन अगर करते हैं तो बहुत बड़ा बर्डन होता है। आज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई आपका गुड़गांव जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कनाडा जाएगा। उस केस में बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो ग्रो कर रही है, डेवलपिंग इंडिया से आते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। आप जान लीजिए, आप जिस गांव में से भी बिलोंग करते हैं या जिस सिटी में से बिलोंग करते हैं, जो आपके पापा दादा ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसको आज आप देखने भी नहीं जाते या कभी साल में एक आध बार जाते हैं, उतने ही मेहनत से खरीदी होगी, उतने ही पैसे सेविंग किए होंगे, उतने ही अपने कहते हैं लग्जरीज को सेक्रीफाइस किया होगा जितने करके आज आप खरीद रहे हैं। आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बेच देंगे, कभी देखेंगे, ऐसे आप सोच रहे हैं, ऐसा ही आपका बच्चा सोचेगा। तो प्लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट वही करें जो पैसा आपके पास एक्सेस है, जो आपको अगली जनरेशन को दे देना है बस। ठीक है जी, खरीद लिया जी, कभी काम आ जाएगा, काम खत्म। आपकी जनरेशन में अगर किसी पैसे का काम है, ठीक है, तो उस पैसे को कभी भी प्रॉपर्टी में ना लगाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन होता है इक्विटी। बेस्ट ऑप्शन है। आपको इक्विटी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट लिक्विडिटी होती है। बहुत सारे मिथ इसके साथ अटैच हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 12% का अगर किसी को रिटर्न चाहिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब दिक्कत क्या होती है कि इक्विटी में लगाते ही लोगों को पैसा अपना डबल करना होता है। तो जब डबल करना होता है तो फिर डूबने लगता है। जब डूबने लगता है तो लोगों को लगता है इक्विटी तो पूरा जुआ सट्टा स्पेकुलेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉलेज होता नहीं है तो लोग करते हैं। इक्विटी से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए, और आपकी जो आप कहते हैं सोच है, वो आपकी 12-15% होनी चाहिए। 15 रखोगे, 16 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा या 12 ही मिलेगा, डेट मीन्स आप देखोगे हर एसेट क्लास से बेटर होती है। लिक्विडिटी ऐसी है कि जब चाहे आपको पैसा मिल जाता है। डिविजिबिलिटी, जितना पैसा आप डाल सकते हो, जितना पैसा चाहो आप निकाल सकते हो। जैसे ही हम बात करते हैं इक्विटी की, तो लोगों के मन में ऐसा आता है, यार नहीं यार, इक्विटी तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मुझे अगर दिल्ली जाना है, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता। अगर मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता तो मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कोई ड्राइवर हायर करूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं टैक्सी से जाऊंगा, मैं उबर से जाऊंगा, मैं ओला से जाऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली तो जाऊंगा। तो सेम वे, अगर आपको इक्विटी नहीं आती, इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप इक्विटी ना कर। नहीं आती, और आपको सबको आना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको मेडिसिन नहीं आती तो इसका मतलब थोड़ा कि आप बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, या आपको लॉ नहीं आता तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा तो आप वकील के पास नहीं जाएंगे। तो सेम वे, अगर आपको इक्विटी नहीं आती तो जरूरी नहीं है कि आपको शेयर खरीदना नहीं। आपको किसी अच्छे एडवाइजर की हेल्प लेनी है, आपको म्यूचुअल फंड का रूट अडॉप्ट करना है, आपको आराम से इक्विटी का बेनिफिट को लेना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि हमें सर्विसेज दूसरे के दे रहे, लेकिन हम इक्विटी पे इन्वेस्ट जरूर करें। जैसे म्यूचुअल फंड है, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। कभी म्यूचुअल फंड पे सेशन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कर लूंगा। आप म्यूचुअल फंड का रूल ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ईएसएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड लगा सकते हैं, एसआईपीज करिए। जब आपको पैसा लगाना है तो एसआईपी करिए, जब आपको पैसे की जरूरत है तो एसडब्ल्यूपी करिए, और धीरे धीरे आप अपना पैसे को, कॉर्पस को बिल्डअप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ईएसएस का एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग जब नौकरी लगती है उस दिन से लेके और जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन तक एटीसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जिस दिन नौकरी लगी और जिस दिन रिटायर हुआ, 30 साल तक पता चला एटीसी के 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा नॉलेज हो इंसान को, ईरेसस नाम के म्यूचुअल फंड आते हैं जो जनरली आप देखोगे अच्छे म्यूचुअल फंड 12-15%, 12-13-14% रिटर्न देते हैं। आप ईरेसस फंड में सपोज 2024 में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक किया, 2025 में भी किया, 2026 में भी किया। ईरेसस की लॉक इन पीरियड 3 साल की होती है। 3 साल बाद यानी 2027 के जनवरी में आपका 2024 के जनवरी वाला
जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, एसआईपी किया था, वो आपका लॉक इन फ्री हो जाता है। आपको वहां पे एक फॉर्म भर देना है, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपका 2024 के जनवरी वाला पैसा निकलेगा और 2027 के जनवरी में लग जाएगा, 2024 के फरवरी वाला पैसा निकलेगा और 2027 के फरवरी में लग जाएगा। ये सर्कल चलता रहेगा, SWP SIP, SWP SIP। केवल 3 साल अगर इंसान 3 साल SIP कर ले ईएसएस में, तो उसे जिंदगी भर ATC की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं। बेसिक है, लेकिन हमें पता नहीं, हम हर साल कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, 20-20 साल के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं। कोई आया एजेंट, उसने 20 साल की कोई LIC बेच दी, हम उसको कर रहे हैं जी। एक LIC पूरी हो गई तो दूसरी LIC खरीद ली, या कोई और फंड खरीद लिया। प्लीज थोड़ा सा नॉलेज करके आप करें, तो आप अपने पैसे को अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेविंग नहीं करना, 3 साल के बाद सेविंग करना है, लेकिन अपनी सेविंग को ATC से लिंक करके आप उसके रिटर्न में या तो कंप्रोमाइज करते हैं, या तो उसके लॉक इन पीरियड में कंप्रोमाइज करते हैं 15 साल 20 साल के लिए। कई लोग PPF में पैसा डाल देते हैं। PPF में क्या मिलता है? 7%, 7.5%, 8%। मैं नहीं कह रहा PPF खराब है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ नहीं करना, तो कम से कम PPF करो, पक्का करो, सेविंग करो, लेकिन कोशिश करो कि आप थोड़ा सा इक्विटी का, थोड़ा सा डेट का एक्सपोजर ले लो, थोड़ा सा अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल। नहीं म्यूचुअल फंड समझ में आता, मैं कहता हूँ जिसको म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता, जिसको शेयर नहीं समझ में आता, क्या करो, निफ्टी में पैसा डालो। निफ्टी तो समझ में आता है, इंडिया, जब तक इंडिया रहेगा तब तक निफ्टी रहेगा। निफ्टी मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। कुछ नहीं समझ में आता, निफ्टी में पैसा मत खरीदो, रिलायंस मत खरीदो, ICICI मत खरीदो, कोई XYZ कंपनी मत खरीदो, कोई XYZ म्यूचुअल, निफ्टी में डालो। इंडिया रहेगा तो निफ्टी रहेगा, जिस दिन इंडिया खत्म हो गया तो निफ्टी खत्म हो जाएगा, उस दिन आप भी खत्म हो जाओगे, पैसा करोगे क्या? निफ्टी पिछले 25 साल का डेटा उठा के देख लो, सेंसेक्स का पिछले 50 साल का डेटा उठा के देख लो, करीब 12, 12.5%, 13% का आपको रिटर्न मिलता है, एंड यू शुड बी हैप्पी। क्यों ज्यादा, क्यों चाहिए 50%? उसके लिए फिर जिसको चाहिए वो अपना रिसर्च करेगा। आप 12% तो कमाओ, अपने पैसे को इन्फ्लेशन प्लस रिटर्न, इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में 6-7% है, 12% होता है, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यू शुड बी हैप्पी। इतनी नॉलेज जरूर रखना चाहिए हमें, उतना हमें काम करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके बियॉन्ड जब मैं आगे बढ़ता हूँ म्यूचुअल फंड के साइड से, फिर मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। जैसे ये कंपनी है आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप देखोगे इस चार्ट को, इस चार्ट में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। ये देखो, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। लेकिन अगर किसी ने 10 साल 5 साल लगा के छोड़ दिया है, अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ नीचे जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको वो पैसा लगाना है जो अगले 5 साल 10 साल के लिए लगा के छोड़ना है, वो वाले पैसे लगाने हैं। इक्विटी का पहचान है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर बता रहा हूँ, निफ्टी में पैसा लगाओ, निफ्टी में लगाओ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाओ। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इक्विटी खरीदते समय चार, 2 स्लाइड में मैंने बनाने की कोशिश की है। 2-3 चीजें पक्का ध्यान रखें कि ऐसी कंपनी का ही शेयर खरीदे जिस कंपनी को आप जानते हैं, समझते हैं, जिसके रेवेन्यू में आप कम, जैसे मैं देखता हूँ यार, मारुति के शेयर खरीद लूँ, मारुति को मैं जानता हूँ, उसको मारुति की गाड़ी खरीदी है। मैं HUL के शेयर खरीद लूँ, ITC के शेयर खरीद लूँ, डाबर के खरीद लूँ, मेरिको के बिस्कुट खाता हूँ खरीद लूँ। ऐसे चीजें ही जिसकी रेवेन्यू में खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश। डाबर च्यवनप्राश खाते हैं, VIP के सूटकेस खरीदते हैं, ऐसे बाटा के जूते पहनते हैं, जो आपको बेसिक चीजें रखती हैं। जरूरी नहीं है कि XYZ केमिकल लिमिटेड के ही शेयर आपको खरीदने हैं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कंपनी कौन है, क्या करती है, क्या बनाती है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। खरीदते समय अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, तो देख लें कि हाँ, इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, 2-3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, कंपनी के ऊपर लोन तो नहीं है बहुत सारा, ROC ROE क्या है कंपनी का, अच्छा रिटर्न देती है कि नहीं देती है, ये बेसिक चीजें होती हैं। फिर ये तो हो गया अच्छे शेयर। फिर खरीदते समय 2-3 चीजें और ध्यान रख लेते हैं कि जी उसका प्राइस भी अच्छा हो, प्राइस अच्छा हो, यानी बहुत महंगा ना खरीद रहे, कि जी बहुत हाई पे हो तो नहीं, थोड़ा करेक्शन हो चुका हो 20-25-30% के आसपास, उसका PE में करेक्शन हो चुका हो, PB में करेक्शन हो चुका हो, तो ही आप कंपनी को खरीदें। और कोशिश करें कि वही पैसा आप लगाएं जो अगले 5 साल 6 साल आपको जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी पैसा जिसको साल 2 साल में आपको जरूरत है, वो प्लीज इक्विटी में ना लगाएं। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहाँ पर फिर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो है डाइवर्सिफिकेशन। प्लीज
एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, और मान लेता हूं मेरे सामने अभी एजाज अहमद जी बैठे हुए हैं, उनकी एज 30 ईयर है, तो 100 - 30 यानी 70% उनका इक्विटी में होना चाहिए। बच गया 30%। 30 के दो टुकड़े कर दें, यानी 15% उनका फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट क्या हो सकता है, या प्रॉपर्टी में या गोल्ड में हो। और 15% के आसपास उनका फिक्स्ड रेट वाले, यानी एफडी, पीपीएफ, सुकन्या, इसमें होना चाहिए। ये एक बेसिक रूल ऑफ थंब है। अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं 60% इक्विटी में रखूंगा। बच गया 40। 40 का आधा 20%। 20% मैं रखूंगा एफडी वगैरह में, पीपीएफ में, सुकन्या में, किसान विकास पत्र में। और 20% के आसपास गोल्ड में, प्रॉपर्टी में रख लूंगा। यही आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पैसा आप इक्विटी में भी रख रहे हैं, उसको ये गलती ना करें कि एक कंपनी का शेयर खरीद दिया या कुछ कर दिया। कोशिश करें 10 कंपनी, 12 कंपनी में 10-10%, 10-10% खरीदें। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो कम से कम 3 से 4, 50 म्यूचुअल फंड भी नहीं होना चाहिए। 4 म्यूचुअल फंड खरीद लिया आपने जी, आपको 20,000 रुपये लगा रहे हैं तो जी 10,000 या 5,000 या 6,000 एक में, 6,000 दूसरे में, 7,000 तीसरे में, ऐसे करके आप लगाते हुए हर महीने लगा रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें अपने इन्वेस्टमेंट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कंपाउंडिंग का एक वंडर दिखाने जा रहा हूं अगली 2 स्लाइड में, उसके बाद मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। अगर आप आज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और केवल 12% का आपको रिटर्न मिलता है, मैंने 36 साल का डेटा लिया है। 36 साल क्यों लिया है, जनरली हम 23, 24, 25 साल में नौकरी स्टार्ट करते हैं, 60 साल में रिटायर होते हैं, तो 36 ईयर इज और वर्निंग अपना अर्निंग लाइफ हो जाती है। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 साल के बाद 12% का जो पैसा है, रूल ऑफ 72, 72 रूल ऑफ 72 कहता है कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपका हर 6 साल में पैसा डबल होगा। 1,000 का 2,000, 2,000 का 4,000, 4,000 का 8,000, 8,000 का 16,000, यानी 36 साल में ये पैसा 64,000 हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया था 1,000, हो गया ये 64,000, यानी इंटरेस्ट कितना कमा लिया आपने, एक तरह से अर्निंग कितनी होगी, 63,000। आपने लगाया 1,000, हो गया 64,000, कमाया आपने 63,000। अगर इस 63,000 को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें, तो यानी हर साल आपने 1,750 रुपए कमाए, 175% पर एनम। जबकि आपने कमाया तो केवल 12% था, ये 175% कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड एज वंडर, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग। आपको लगता होगा कि वॉरेन बफेट जी बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनको बहुत अच्छे शेयर खरीदने आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनका देखोगे तो 18-19% की कंपाउंडिंग उनको मिली है। अगर आपको लगता होगा झुनझुनवाला जी बहुत बड़े अच्छे इक्विटी पिकर थे, ऐसा नहीं। आपको बता रहा हूं, जितने बड़े लोग, अमीर लोग बड़े बने हैं, वो बने हैं ओनली बाय पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के वैल्यू को जिसने समझ लिया, जिसको इसे समझ में आ गया, वो पैसा बना लेता है। और जो सोचता है नहीं जी मैं तो ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ 50% होगा, 60% होगा, वो पैसा डुबा देता है और कुछ नहीं करता है। प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, कंपाउंडिंग को समझें। कंपाउंडिंग को समझना है तो दो केस स्टडीज के थ्रू बता रहा हूँ। आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से आप उसके नाम से 1,000 की एसआईपी करना शुरू कर दें। जब वो 24-25 साल का होगा तब तक आप करते हैं 1,000, मात्र 1,000। 25 साल का होगा, नौकरी पे चला जाएगा, बोलना बेटा मैंने तुम्हारे नाम से किया था, अभी तुम 1,000 इसमें डालते जाओ। वो 1,000 डालता रहेगा, जब वो रिटायर होगा 60 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ उसके जीवन में उसके पास इतना पैसा आ जाएगा, अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो वो वर्ल्ड के टॉप 1% में पहुंच जाएगा। आज के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप 1% में। उसके बाद इतना पैसा होगा कि वो खर्च नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। अब अफवाह पे बर्बाद करना है तो पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, जितना खर्च करना है वो इतना। एक और तरीका होता है, 30% जो आप सेव करना शुरू करते हैं, केवल अगर आप 13 साल सेव कर लें 30%। सपोज आपकी 1,00,000 रुपए सैलरी है, 30,000 रुपये सेव करते हैं। जैसे आपकी सैलरी अगले साल 1,10,000 हो जाती है, आप उसका 30% करते हैं। 30% आप सेव कर लें 13 साल, 14वें साल में जो भी आपकी सैलरी होगी उससे ज्यादा आपका इस फंड से मिलने वाला रिटर्न होगा, आपकी सैलरी से ज्यादा। आपके पास 14वें साल में दो तरह से पैसे आ रहे होंगे, एक आपका फंड से, दूसरा आपका एम्प्लॉयर से, आपकी मर्जी, आप जॉब कंटिन्यू करो या मत करो। दिस इज कॉल्ड एज रिटायर एट 40, बहुत लोग करते हैं, यूरोप वगैरह में बहुत फेमस है। आपकी मर्जी है, उसके बाद जॉब कंटिन्यू करो मत करो। तो कंपाउंडिंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको उठाएं। मैंने शुरू में आपको एक सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, आप गूगल पे जाएंगे, ELMS लिखेंगे, ELMS लिखते ही ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे।
एनसीएफए की साइट खुलेगी, वहाँ पे 5 घंटे का कोर्स है। कोशिश करें कि आप भी करें, अपने स्कूल में बच्चों को कराएं, सब लोग फाइनेंशियली लिटरेट हों। मेरा एक विजन है लाइफ का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊँ। इस विजन में आप मेरी मदद करें, जितना आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा किसी के स्कूल में सेशन लेना हो, किसी के टीचर्स का सेशन लेना हो, किसी के इकोनॉमी में आके सेशन लेना हो, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे लाइफ का एक ही ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकलवा देना, जल्दी से जल्दी। यही मेरा ध्येय है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पिछले जो आपने मुझे 1 घंटे 20 मिनट करीब दिए हैं, मैंने आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक से पहुँचाऊँगा और कुछ चीज़ें बता पाया हूँगा। कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ी मांगूंगा। अब 2-4 क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ आप लोगों का, किसी के मन में कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। सर पूछ सकता हूँ सर? यस सर, प्लीज सर, प्लीज। सर वो जो कंपाउंडिंग के बारे में आप बोल रहे थे लास्ट में, उसके रिगार्डिंग मैंने आप कॉल भी किया था और कई बार बोल भी चुका हूँ, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता सर ये बात कि अगर मान लीजिए सर कि किसी एक कंपनी में इक्विटी की बात कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे पता है इस कंपनी की फ्यूचर की हर साल में ये पैसा डबल करता है, और उस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपये है। 2024 की जनवरी मंथ में मेरे इन्वेस्टमेंट जो है 1,000 है। तो मुझे पता है कि वो कंपनी अगले साल डबल करता है पैसा, तो मतलब 2025 में मेरा पैसा 2,000 होता है, फिर 2026 में 3,000। तो अगर मैं वो पैसा 2026 में दो हजार पूरा छब्बीस में विथड्रॉल करता। ओके गॉट इट। पहली बात तो 2026 में वो 3,000 नहीं होगा। अगर 2024 में आपका 2024 में अगर वो 1 से 2 हुआ तो अगले बार वो 4 होगा। डबल करता है अगर हर महीने हर साल, तो पहली बात तो डबल वबल करने वाली कोई कंपनियां होती नहीं, लेकिन फिर भी जो नहीं आप सर, पूछा मैं तो, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। हाँ, तो वो 1 से 2 होगा, तो 2 से 4 होगा, फिर 4 से 8 होगा। 1 से 2 और 2 से 3 नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका कंपाउंडिंग सेम आएगा, जो आपने एक बार मुझसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर, तो अगर मैं बार बार पैसा को विथड्रॉल करके फिर से इन्वेस्ट करूँ तो ही वो मुझे कंपाउंडिंग की नहीं नहीं प्रॉफिट मिलेगी नहीं सर, या नहीं नहीं, फिर? आपको विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपका पैसा बढ़ता रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर। बताइए सर, इंद्रमणि जी प्लीज। जी सर। मैं चाहूंगा कि सर आप लोग फीडबैक भी अपना जरूर दें, कुछ कमी रह गई है जी जी मुझसे तो जरूर बताएं सर, कुछ। मुझे एक छोटी सी चीज जाननी है सर। जैसे कि हम केवी वाले हो या नवोदय वाले और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ हाँ, इन्हें ट्रेडिंग की परमिशन नहीं होती। तो ट्रेडिंग करना ही नहीं गवर्नमेंट पड़ेगा। ऑफ इंडिया हाँ, करना जी ही नहीं। स्ट्रिक्टली बैन है। अगर ट्रेडिंग में पाए गए तो फिर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तो मैंने आपसे ट्रेडिंग की कहीं बात की? नहीं नहीं सर, सर मुझे ये जानना है कि हाँ सर जैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो शब्द हैं। मैंने हाँ, कई बार लोगों से जानने की कोशिश किया, कई बार पूछा भी, मैं क्लियर बता कोई नहीं बता पा रहा मैं एग्जैक्ट कि उसकी मैं कट मैं ऑफ क्या है, मैं बता रहा हूँ। अगर जिससे आप, हमें कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। जी ठीक है, सर, थैंक मैं यू। आपको बता देता हूँ। जो आपका जो आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से जहां भी स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है वो आपका ट्रेडिंग होता है, जहां पे स्पेकुलेशन नहीं इन्वॉल्व है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अब इसको कहीं डिफाइन किसी बुक में नहीं किया हुआ, तो जनरली जो आज तक एक आध बार 2 बार 2-4 बार केसेस हुए उसमें जो निकल कर आया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपको फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे नहीं करना है। आपको डिलीवरी लेके कोई भी आप शेयर खरीदते हैं, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। डिलीवरी लेके मतलब आज आपने शेयर खरीदा, 5 दिन बाद बेच दिया, 5 महीने बाद बेच दिया, 5 साल बाद बेच दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई इसके लिए रोकता नहीं है, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं बना हुआ। क्योंकि जो नॉर्म्स कहता है वो ये कहता है कि आपको स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं करनी है, आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शेयर को खरीदे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब आपका टारगेट आए, जब आपको रहे तो आप उसको बेच सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखें, फ्यूचर ऑप्शन कॉल पुट इंट्राडे इन सब चक्करों में ना पड़े। जी सर, थैंक यू सर। आई होप मैंने आपको एकदम नट सेल में बात बता दी। थैंक यू सर। थैंक यू। विपिन राज जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्ते, नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्लीज। सर ये जो आपने अभी टॉपिक बताया फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, मेरा सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ जैसे सर। आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया और हाँ सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताया, तो हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज कर लो कि एग्जांपल लेते हैं, इक्विटी की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम्म। तो सर क्या ये बेटर ऑप्शन है कि मैं हर महीने रिलायंस में एक जैसे एसआईपी करते हैं वैसे ही
करते जाऊं, चाहे वो लो हो या हाई हो? हाँ, मैं बताया तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको इक्विटी का नॉलेज है, आपने रिलायंस इंडस्ट्री चुन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री आपको CAGR देगा 8 से 10%। अब मैं, क्योंकि मुझे नॉलेज है, इससे बता, CAGR 8 से 10। म्यूचुअल फंड कोई भी आप ले लेते हैं अगर ठीक ठाक, तो वो कम से कम 12-13% दे देता है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है इक्विटी का, तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री भी अगर आज के 4 महीने पहले खरीदना होता तो मैं 2350 2400 में खरीद लेते। आज कोई कहेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो कौन सी इक्विटी खरीदनी है और कब खरीदनी है, अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए। अदरवाइज आपको म्यूचुअल फंड का रूट लेना चाहिए। बेस्ट है कि आप निफ्टी खरीदें, दिमाग ही ना लगाएं ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, दो क्वेश्चन। यस सर, सर वीर सिंह जी प्लीज। हाँ सर, एक तो ये क्वेश्चन, जो लोग OPS में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, ठीक है उनको क्या प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंश्योरेंस लेना चाहिए? सर, ने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आपको इंश्योरेंस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब जॉब की शुरुआत है अगर, तो ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं आपकी एज को देखूं तो आपको कोई इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, मैं आपको देखता हूँ, मुझे मालूम है आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉलेज वगैरह पहुंच चुके होंगे, अगर मैं सही हूँ तो। नहीं, अभी तो 11th में है सर ये बच्चा बात तो। है। तो अभी आपको आपको अब इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जिस जिस क्या होता है सर, इसमें ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, जिस कॉस्ट पे आज आपको इंश्योरेंस मिलेगा और जो बेनिफिट मिलेगा उसमें बहुत बड़ा गैप है। अनलेस अनटिल कि आपको कोई, भगवान न करे, कोई वैसी चीज हो गया कि हाँ साल भर में कुछ हो गया, तो अलग बात है। अदरवाइज मत लीजिए। इंश्योरेंस लेने का जो सही एज होता है सर, वो आपका ये है कि आप 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, उसमें आप इंश्योरेंस। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, जो OPS में है सर, ओल्ड हाँ पेंशन स्कीम में है ऑलरेडी, हाँ दे आर हैविंग वन प्रोटेक्शन। हाँ, आपके पास तो रिटायरमेंट का अपना है ही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ। कि आपको जरूरत, उसको मैंने सुन लिया सर, उसी केस में मैंने बताया कि आपको तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं, वो मैंने सुन लिया था तभी। अगर NPS में होते तो फिर मैं दूसरा तरीका बताता उसका, लेकिन OPS वालों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। दूसरा सर, एक वो रेंटल वैल्यू का और उसका जो क्वेश्चन आ रहा था, हम्म मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी। बताइए सर। जो हमारा किशोर बियानी जी का जो इन्वेस्टमेंट था बिग बाजार, हम्म उसमें, और राधा कृष्ण दमानी जी के उसमें, हम्म क्योंकि इस फील्ड के जो पायनियर है वो तो बियानी जी हैं। लेकिन हाँ राधा कृष्ण दमानी जी ने जो भी स्टोर खोले, हाँ, वो रेंटल पे ना खोल के अपने परचेज, यानी कि अपने रेंट पे ही खोले हैं। ठीक है। तो कंपेरेटिवली जो प्रॉब्लम्स जो मैंने पढ़ा है, आई हाँ डोंट नो हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी केस उसको, स्टडी जो है जो हर जगह प्रॉब्लम्स जो अवेलेबल है। आई हैं, हाँ वो इसीलिए है कि वो रेंटल वैल्यू उनका इतना बढ़ता गया है, हाँ, और उनकी प्रॉपर्टी वो ओन नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बयानी जी के जितने भी थे वो सारे के सारे रेंट पे थे, और दीवानी जी ने सारे के सारे अपने परचेज किया है। वो दमानी जी की कंपनी का नाम डी मार्ट है, और बयानी जी की कंपनी का नाम जो था वो बिग बाजार था, जो एक तरह से खत्म हो गई है, फ्यूचर रिटेल्स जो था। ठीक है, हुआ क्या एक्चुअल में, जो दमानी जी हैं वो हमें और आपको लगता है कि जो जनरली मार्केट में बहुत कम है, वो लगता है कि वो आपका स्टोर का बिजनेस करते हैं। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया वो बिजनेस, कि अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिस पैसे की आपको लाइफ में जरूरत नहीं, तो प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हैं, पैसा है, क्या करेंगे उनको, खाने पीने रहने सबके लिए ठीक है। वो आपको लग रहा है कि वो डी मार्ट से कुछ कमा रहे, डी मार्ट से कुछ नहीं कमा रहे। अगर आप उसका सेग्रीगेट करके देखेंगे, आप सेगमेंट वाइज आप रिजल्ट देखेंगे, तो एक्चुअल में डी मार्ट से कुछ अर्निंग नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, वही 12% के आसपास आ रही है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको पैसा बढ़ रहा है, उनकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास वो पैसा, उनके पास इतना पैसा है कि हाँ जी लगा रहे हैं जी, उनको लग रहा है कि हाँ जी अपनी कंपनी खोल ली, अपनी कंपनी में उस कंपनी के नाम से अपने लैंड खरीदते गए, आप अपने नाम पे खरीदते जाइए। तो ऐसा पैसा अगर आपके पास है, जो पैसा आपको नेक्स्ट जनरेशन को दे देना है, वो आपको कामना क्या है, तो आप उसको प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, घर खरीदते समय मैंने बताया था कि अगर घर खरीद रहे हैं और वहां आपको बाई या रेंट का डिसीजन लेना है, तो 4% वाले रूल को देखना है। इन्वेस्टमेंट में तो मैंने ये बात बताई नहीं आपको। फिर इसमें एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए बोलिए सर प्लीज। लेकिन वो सुपर मार्ट में क्या, जो रेवेन्यू प्रॉफिट जो शो कर रहा है, डी हाँ मार्ट का जो कंपनी है,
तो उसमें किसका फिर वो प्रॉफिट शुगर आ रहा है उसका? सर आप प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कितने परसेंट का आप, ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग पे पर मुझे इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज